चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है उत्तर बिहार की मिट्टियां। इसके बाद हम लोग देखेंगे दक्षिण बिहार की मिट्टियां। एक एक टॉपिक को हमने उठाया है ताकि कम समय में भी अच्छे से समझा जा सके। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि बिहार में जो मिट्टियों का निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, मिट्टियों का निर्माण आखिर होता कैसे है, क्या रीजन रहा, इन सब के बारे में बात करते हैं। और बिहार की मिट्टियां का निर्माण कहिए या फिर मिट्टी का जो क्या बोलते हैं जो प्रभावित करने वाले कारक है उन सबके बारे में भी चर्चा करते हैं। देखिए मिट्टी का निर्माण में सबसे पहले से क्या है कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। तो मिट्टी का निर्माण में प्रमुख कारक के रूप में देखते हैं वर्षा, नदी, तापमान, इन सब का भी महत्व होता है। जैसे बारिश हुआ, बारिश में जो पुरानी पुरानी चट्टान है, चाहे बेसिकली समझा जाए बारिश में आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि जब बारिश होती है तो जब पानी का बहाव ज्यादा तेज होती है तो हम लोग यह देखते हैं कि वहां के आसपास की जो मिट्टी होती है वह दब करके वह पानी के बहाव के साथ बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाता है। उसके साथ साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो होते हैं जो कमजोर होते हैं, जो पानी के दबाव बहाव के साथ बहने वाले होते हैं, वह भी साथ साथ बहते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है। बिहार में जो मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं वह कौन सी मिट्टी है, तो वह है जलोढ़ मिट्टी। बिहार में अधिकांश रूप से कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। लगभग 90% कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि बिहार में भी अधिकांश भाग कैसा है, मैदानी भाग है। और इसका निर्माण किससे हुआ है, अवसादों के निक्षेप से। हम लोग जानते हैं कि जैसे बिहार में क्या होता है कि इधर पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ हम लोग समझते हैं इधर पर्वतीय क्षेत्र है। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती है, बहुत सारी नदियों का उद्गम है, यहाँ से नदियां निकलती है। तो नॉर्मल अभी हमने बताया कि नदियां निकलेगी, नदियां अपने साथ साथ क्या करेगी, नदियां जैसे जैसे निकलेगी तो पहाड़ों से होकर गुजरेगी, तो पहाड़ों से होकर गुजरेगी तो पहाड़ों के भी क्या करेंगे, जो कमजोर पहाड़ के जो टुकड़े होंगे उसको भी अपने साथ बहा करके लाएगी। वो पहाड़ जब उतना ऊंचाई से जब आएगा नीचे तक तो धीरे 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 क्या होगा, घिसते हुए रहेगा। तो इस तरह से क्या देखते हैं कि जो पानी आती है अपने साथ बहाव करके बहुत सारी अवसादों को भी लेकर आती है। तो इसलिए इसका नीचे और लेकर के जब पानी आती है तो फिर लेकर के तो नहीं जाती है, फिर वहीं का वहीं छोड़ देती है। तो इसीलिए अब देखिए लेकर छोड़ने का क्या मतलब है, तो पानी का बहाव तेज है। जहां पानी का बहाव धीमा होगा, कम होगा, तो वो नॉर्मली सी बात है कि वह अवसाद क्या होगा, वहीं पे वहीं इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ है, अवसादों के निक्षेपण से क्या हुआ है, बिहार में मिट्टियों का निर्माण हुआ है। और इसके चट्टानों के अक्षय और अपघटन से भी क्या हुआ, बिहार में मिट्टियों का निर्माण हुआ है। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। उत्तर बिहार में कौन कौन सी मिट्टियां है, उत्तर बिहार में कौन कौन सी मिट्टियां है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो उत्तर बिहार में मुख्य रूप से 4 मिट्टियां देखते हैं, दक्षिण बिहार में भी 4 मिट्टियां देखते हैं, लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं उत्तर बिहार की। उत्तर बिहार में 4 मिट्टियों में कौन कौन सा है, एक देखते हैं पहला पर्वतपदीय मिट्टी, दूसरा देखते हैं तराई मिट्टी, तीसरा देखते हैं खादर मिट्टी और चौथा देखते हैं बांगर मिट्टी। यह जो पहला पर्वतपदीय मिट्टी जो देखते हैं इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है पिडमोट स्वैम्प्स मिट्टी। पिडमोट पिडमोट स्वैम्प्स मिट्टी, यह मिट्टी जो है, इस मिट्टी का नाम जो है पिडमोट स्वैम्प, यह मिट्टी का नाम बीपीएससी के एग्जाम में दिया गया है, जबकि यह नाम न देकर के यह नाम दिया गया, तो इसलिए इसका नाम भी याद रखेंगे जो एग्जाम में पूछ चुका है। तो पर्वतपदीय मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है, तो पर्वतपदीय मिट्टी मुख्य रूप से भाबर के क्षेत्र में पाया जाता है। भाबर के क्षेत्र में मुख्य रूप से यह पाया जाता है। इस अब देखते हैं मिट्टी 4 प्रकार के हैं, ठीक ना। एक देखते हैं कि भाबर मिट्टी, दूसरा तराई मिट्टी, तीसरा बांगर और चौथा खादर। यह जो 2 मिट्टी हम लोग देख रहे हैं, यह भाबर और तराई मिट्टी, यह मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और बांगर और खादर देखते हैं यह मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। इस मिट्टी में क्या खासियत है यह हम समझते हैं। देखिए इसको पढ़ने से पहले यह समझते हैं, यह मान लीजिए कि हिमालय है, इस हिमालय से यह नदी का उद्गम क्षेत्र है, यहाँ से नदी का उद्गम हुआ। अभी नदी धीरे धीरे क्या हो गई, ढाल पर से नीचे आई। नीचे आने के क्रम में यह मान लीजिए यह जो हमने लाइन खिंचाई, यह मान लीजिए जमीन है, पहाड़ आई, जमीन के पास आई। तो जैसे ही जमीन के पास आएगी तो नॉर्मल सी बात है ना कि पहाड़ जब इतनी ऊंचाई से आएगी तो अपने साथ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, कण, पहाड़ के टुकड़े, ये सभी लेके आएंगी। तो ये सब जब यहाँ आएगी तो ये यहाँ पर आकर के चूंकि यहाँ आएगी, यहाँ के बाद क्योंकि यहाँ से पानी का बहाव काफी तीव्र होगा, ऊंचा ऊपर से आ रही है, और उसके बाद धीरे धीरे पानी का बहाव कम होगा। तो यहाँ पे जो क्षेत्र बनता है इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं भावर। अब क्या होता है, इस भावर के क्षेत्र में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक पानी आया, तो यहाँ के क्षेत्र के बाद देखते हैं क्या कि पानी के जो पहाड़ पर्वत के जो छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, ये सभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ऊपर ऊपर इसके बिछ जाते हैं। और इसके नीचे से क्या होती है कि पानी गुजरती है। क्योंकि क्या होता है कि पर्वत पहाड़ जाती है तो वो जब ये पानी का बहाव कम होगा तो वो एक जगह के रुक जाएंगी, और वही आते आते इकट्ठा जब होती है तो क्या होता है कि पानी तो रुकेगी नहीं, पानी तो जमीन के नीचे से भी जाएगी। पत्थर अगर मान लीजिए हम लोग एक बाल्टी में पत्थर रख देंगे, पूरा बाल्टी को पत्थर से भर देंगे, उसमें पानी रखेंगे तो पानी उसमें जाएगा कि नहीं, नॉर्मल से बात जाएगा। उसी तरह पानी जो होती है वो नीचे से जाती है, ऊपर से दिखाई देता है, ऊपर दिखता है कि पत्थर है लेकिन पानी जाती है। और इसी के जस्ट आगे हम लोग जाते हैं, इसी भावर क्षेत्र को जैसे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वह हमें जो क्षेत्र मिलता है वह है तराई का क्षेत्र। तराई का क्षेत्र,
और यही पानी जो है आगे जाकर हम लोग मिलती है, हम लोग तो उस क्षेत्र को तराई का क्षेत्र कहते हैं या इसको दलदली क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यही पानी जो है आगे हम लोग को दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब आगे जाएंगे तो वहाँ पानी दिखाई देगा, तो हम लोग सोचेगा यहाँ दलदल वाली भूमि कैसे होगी, यहाँ पानी तक कैसा गया। तो चूंकि यही पानी क्या होती है, नीचे जाती है। उसके बाद यह जो देखते हैं यह कैसा हो जाएगा, इसके बाद का क्षेत्र मिलता है बांगर और उसके बाद मिलता है खादर। अब देखिए बांगर उसके बाद खादर, पानी आया जहाँ से जमीन में आया, धीरे धीरे क्या होता है पानी, बहुत सारी सहायक नदियां मिलते मिलते नदी नदी से क्या समुद्र में गिरती है। ठीक, तो मान लेते हैं कि यह नदी में जाके मिलती है, इसी नदी के सबसे पास कौन सा क्षेत्र होगा, खादर, उससे दूर कौन सा होगा, बांगर, उससे दूर तराई, और उससे दूर क्या होगा, भागर। इस तरह देखते हैं कि पानी किस रूप में आती है धरातल पे। तो उसमें हम देखते हैं कि जो पर्वतीय मिट्टी है इसका विस्तार क्या है। तो पर्वतीय मिट्टी ये रहा है, पर्वतीय मिट्टी इस मैप के माध्यम से देखते हैं। पर्वतीय मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण के क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि इसका नाम से भी देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र, पर्वत क्या है इसी क्षेत्र में है, उत्तरी विभाग में ही है। तो इस मिट्टी का मुख्य विस्तार इसका पश्चिम चंपारण में देखते हैं, और इसको भाबर क्षेत्र के नाम से, जो अभी हमने बताया, इस क्षेत्र के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसका विस्तार पश्चिम चंपारण में है, और यहाँ धान और मक्का का खेती के लिए काफी प्रसिद्ध है, और धान मक्का की खेती के लिए भी जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ अधिकता इस मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता होती है, किस पे, तो यहाँ पर्वतीय मिट्टी में, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, तराई मिट्टी। तराई मिट्टी जो अभी हमने बताया कि दलदल भाबर में होती है, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग कहेंगे दलदली भूमि कैसे आ गया। यही तराई का क्षेत्र है जिसको दलदली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसका विस्तार पश्चिम चंपारण से किशनगंज, इसका हम विस्तार हम लोग कह सकते हैं कि यह जो उत्तर बिहार का सबसे उत्तरी जो क्षेत्र है, इस सीमा से लेकर के जो है तो एकदम संकीर्ण पट्टी, यानी कि विस्तार जहां से है ना, बिहार का विस्तार पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि क्या होती है गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, ये सभी नदियां क्या करती है, हिमालय क्षेत्र से निकलती रहती है। तो इन सभी का ये जो बगल का क्षेत्र देखते हैं, यह पूरा का पूरा क्षेत्र किसका है, तराई मिट्टी का क्षेत्र। ठीक, यह सभी कैसा है, तराई मिट्टी का क्षेत्र। तो इसका विस्तार कहाँ से, पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक, यह देखते हैं इसकी चौड़ाई 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में इसका विस्तार देखते हैं। और भारत और यह नेपाल, सॉरी भारत नेपाल भी कर दिया, बिहार नेपाल भी कहिए, लेकिन भारत और नेपाल की सीमा के समानांतर जो है इसका क्या है, विस्तार है, किसका, तराई मिट्टी का। ठीक, इसका पूरा विस्तार है। और यह कैसा है, 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी इसकी पट्टी है। और इसका जो क्या बोलते हैं, इसमें फसल की बात की जाए, इसका प्रमुख फसल में गन्ना और धान इसकी प्रमुख फसल के रूप में यहाँ जाना जाता है। ऐसा नहीं कि और भी फसल नहीं होता, लेकिन प्रमुख रूप से गन्ना और धान प्रमुख रूप से होता है। उसके बाद देखते हैं खादर मिट्टी। खादर मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर मिट्टी से पहले समझते हैं बांगर मिट्टी के बारे में। बांगर मिट्टी को कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ देखे हमने यहाँ लिखा बांगर और खादर, यह मिट्टी दोनों मिट्टी कैसी है, यह दोनों क्या है, जलोढ़ मिट्टी है, यानी कि जल द्वारा ढो करके लाई गई। जलोढ़ मिट्टी मतलब जल द्वारा ढो करके जो लाई गई मिट्टी होती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। उसी मिट्टी में क्या करते हैं, एक को दो भाग में बांट दिया गया, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी, एक नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो उसको खादर बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, यहाँ पे क्या होता है कि इसको बांगर इसलिए बोला गया, पुरानी भी इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे पानी का जो बहाव होता है वो हमेशा नहीं होता। पानी का बहाव कहने का मतलब यहाँ हर वर्ष बाढ़ नहीं आता, बाढ़ आएगा। अब हम लोग सोचते हैं कि जो बाढ़ नहीं आए, बाढ़ से बहुत सारे नुकसान होते हैं, बहुत सारे मानहानि, बहुत सारे माल का, मवेशियों का, इन सब का हानि होता है, इंसानों के भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। लेकिन जो किसान वर्ग होते हैं वो कहते हैं बाढ़ आना उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। क्यों, क्योंकि बाढ़ जब भी आते हैं तो बाढ़ अपने साथ साथ अवसाद लाते हैं, नई प्रकार की मिट्टी लाते हैं। और वो क्या करते हैं कि जो जमीन पे जो पुरानी मिट्टी होती है उसके ऊपर क्या करके नई मिट्टी आकर के छोड़ छाड़ के चले गए पाए। अब किसान उस नई मिट्टी पर कृषि करेगा, क्योंकि पुरानी मिट्टी पर कृषि करते करते क्या करो, उसकी उर्वरता कम हो गई। नई मिट्टी आएगी, उसकी उर्वरता रहेगी, खेती करेगा, उसका अधिक पैदावार होगा। इसलिए किसान लोग क्या करते हैं कि मतलब नुकसान तो होती है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, एक तरह से उनके लिए अच्छा माना जाता है, वो अच्छा ही मानते हैं। ठीक, अब देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी में क्या देखते हैं कि इसको बांगर मिट्टी कहते हैं, यहाँ इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता है। देखिए यह नदी है, यह जो हरा कलर से हमने ग्रीन किया है, यह नदी है। ठीक, कौन सी नदी है, तो हम लोग जानते हैं गंगा नदी। इसमें पानी का बहाव जो होती है यह आती तो है बाढ़, लेकिन हर समय तक, मतलब पूरे क्षेत्र में कभी हम लोग सुनते हैं कि अरे आज इस क्षेत्र में पूरा बाढ़ आया, लेकिन यहाँ पे आज इतना बाढ़ नहीं आया। ठीक है, तो क्या होता है कि हर बाढ़ तो आता है, लेकिन हर वर्ष पानी जो है तो इस क्षेत्र के पास नहीं पहुंच पाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी कहा जाता है। और इसका पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता है बाढ़ में, लेकिन जो खादर मिट्टी होता है यहाँ पर पानी थोड़ा बहुत ही बाढ़ का स्थिति गंभीर हुआ कि पानी यहाँ पे आना ही आना है, यानी इस क्षेत्र में पानी आना ही आना है। ठीक, अब कहेगा इस क्षेत्र में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यह क्षेत्र जो है उत्तरी मैदानी क्षेत्र है या डाउन क्षेत्र है, या थोड़ा ऊंचा हुआ है, ऊंचा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ इधर पानी कम आता है, इधर पानी ज्यादा आता है। ठीक, इसकी तराई के दक्षिण में, यानी यह तराई का क्षेत्र है, यह जो पूरा क्षेत्र देखे तराई के दक्षिण में कौन सा मिट्टी है, तो पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी है। और इसमें ज्वार, बाजरा, जूट, इन सब की खेती प्रमुख रूप से की जाती है।
उसके बाद एक नवीन जलोढ़ मिट्टी, जो कि इसको इसको बोलते हैं खादर मिट्टी। खादर मिट्टी मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, क्या खेत खेत उसमें अनाज नहीं हो रहा, खाद कहने दे रहा है, तनी होगा पेड़ जल्दी बढ़ेगा, क्या बोलते हैं उत्पादन भी ज्यादा होगा। तो इसलिए इस नाम से भी हम लोग समझे कि खादर मिट्टी, यानी इस मिट्टी में क्या हुआ है, खाद पहले से मिला हुआ है। नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी कि नया जलोढ़ मिट्टी, यानी नया जो है सो जल द्वारा, नदी द्वारा जल जल के माध्यम से क्या किया गया है, मट्टी को ढोकर के ला दिया गया है। यानी कि बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है, प्रतिवर्ष पानी पहुंचेगा, प्रतिवर्ष नया नया नदी द्वारा क्या करेगा, मिट्टी को ला दिया जाएगा। इसलिए नवीन जलोढ़ मिट्टी। यहाँ बालू और रेत, नॉर्मल सी बात है, आप नदी में जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, बालू ही मिलेगा, रेत ही मिलेगा। तो बालू और रेत की मात्रा क्या इसमें मिलती है, और इस क्षेत्र में धान और जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। ठीक, तो यह हम लोग देखेंगे कि बिहार में, बिहार में नहीं, उत्तर बिहार में 4 प्रमुख मिट्टी है। कौन कौन सा, पर्वतीय मिट्टी, तराई मिट्टी, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी, ये 4 मिट्टी देखें। इस मिट्टी का निर्माण भी हमने देख लिया कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। अधिकांश भाग जलोढ़ मिट्टी का है, निर्मित अवसादों के निक्षेपण से होती है। उसके बाद हम लोगों ने भाबर और तराई का क्षेत्र देख लिया, बांगर खादर भी देख लिया। या बांगर और खादर जलोढ़ मिट्टी का ही भाग है, और बाबर और तराई पर्वतीय क्षेत्र का ही भाग है, कह सकते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा कि पानी कैसे जो है सो नदी के माध्यम से पानी कैसे आती है, भाबर क्षेत्र की कहा जाता है, तराई का क्षेत्र की कहा जाता है। इन सब के बारे में हम लोग समझिए। और ये नदी है, नदी के ऊपर इस मानचित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं। नदी है, नदी के ऊपर जो है सो खादर मिट्टी मिलेगी, और उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद बांगर मिट्टी मिलेगा, उसके बाद इसका जो है देखिए तराई मिट्टी का क्षेत्र मिलेगा, और पर्वतीय क्षेत्र यहाँ सोमेश्वर की पहाड़ी है, इसी के आसपास का क्षेत्र जो है पदीय मिट्टी के रूप में हम लोग यहाँ देखते हैं। इसका रंग भी कहा जाता है कि हल्का गाढ़ा पीला रंग का यह मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, और इसी के माध्यम से अगले वीडियो में हम लोग उत्तर बिहार की जगह हम लोग दक्षिण बिहार की मिट्टी के बारे में हम लोग चर्चा करें। चलिए।